अपनी बचपन की दोस्त चाइल्डहुड फ्रेंड को दोबारा सनकी और साइको यानडेरे बनने से रोकने के लिए मैंने उसे अपनी सगी बहन की तरह लाड़ प्यार से पाला। दिन में मैं उसे समाज के अच्छे संस्कार सिखाता था और रात को उसे कानून के नियम और क्राइम से दूर रहने के सबक पढ़ाता था। जब मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी दोस्त अब कभी साइको नहीं बनेगी, तभी मुझे उसके कमरे में एक केयर डायरी मिली। उस डायरी के पन्नों पर मेरे बारे में बारीक से बारीक बातें लिखी हुई थीं। हमारी पहली मुलाकात की तारीख, पहली बार हाथ पकड़ने की तारीख, और यहां तक कि मेरे पहले नाइटफॉल की तारीख भी। जब मैं माथे से पसीना पोंछते हुए ये सब पढ़ ही रहा था, तभी पीछे से मेरी बचपन की दोस्त ने चुपके से आकर मेरी गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। भैया, आज आपके कपड़ों से किसी लड़की के परफ्यूम की महक आ रही है। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का था और अपने घर के सोफे पर बैठकर लंबी सांसें खींच रहा था। बाहर सामने वाले घर से किसी बिल्ली के बच्चे की तरह किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। सामने रहने वाली रुआन मैंग्याओ को पिछले 2 दिनों में 5वीं बार पीटा जा रहा था। हाँ, मैं री इनकारनेट रिबॉर्न हुआ था और दोबारा जन्म लेकर मैं फिर से 8 साल का बच्चा बन चुका था। मैंने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा और रसोई से बाहर आ रही अपनी मम्मी से बहुत गंभीरता से कहा, मम्मी, क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? मुझे लगता है कि हमारा घर थोड़ा मनहूस है। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी ने मेरे सिर पर एक चपत लगाई। नालायक, तेरे दिमाग में दिन रात बस छोटा भीम चलता है। मनहूस होगा तेरा दिमाग। रोज रोज की बकवास। गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क पूरा किया तूने? इतना कहकर मम्मी ने खुद दरवाजे की तरफ देखा और दुखी होकर फुसफुसाई, कितना पाप लग रहा है, इतनी प्यारी बच्ची को रोज पीटता है। मैंने मन ही मन कहा, पाप की बात मत करो मम्मी। जिसे आप प्यारी बच्ची कह रही हो ना, बड़ी होकर यही लड़की आपके बेटे की जान ले लेगी। रुआन मैंग्याओ का परिवार बहुत बेकार था। शराबी बाप, भाग चुकी मां और पीछे छूटी हुई ये बदकिस्मत बच्ची। जब से मुझे होश आया था, सामने वाले घर की ये छोटी बच्ची हमेशा रोती रहती थी। उसके कपड़े हमेशा गंदे होते थे, इसलिए स्कूल में भी सब उससे दूरी बनाकर रखते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि इसकी मां इसे छोड़कर भाग गई, ये लावारिस है। उस समय भले ही मैं मैंग्याओ का पड़ोसी था और मैंने कभी उसे परेशान नहीं किया था, लेकिन स्कूल में मैं भी कभी खुद से उसके पास नहीं जाता था। ये सोचते ही मुझे खुद पर तरस आया। जब सब ऐसा था तो उस जन्म में ये लड़की मुझसे प्यार कैसे कर बैठी और फिर मुझे कैद करके जान से ही मार डाला। मैं अभी सोच ही रहा था कि मम्मी ने मुझे बाजार से सोया सॉस लाने भेज दिया। मैंने चुपके से अपने जेब खर्च के पैसों से एक कॉटन कैंडी बुढ़िया के बाल खरीद ली। जैसे ही मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंचा और कॉटन कैंडी में पहली बाइट लेने वाला था, मेरी नजर रुआन मैंग्याओ पर पड़ी। उस सुंदर सी छोटी बच्ची का चेहरा जख्मों से भरा था, आंखें सूजी हुई थीं और होंठ फटे हुए थे। गर्मी के मौसम में भी उसने पूरी आस्तीन के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उसके जिस्म पर बेल्ट के नीले निशान साफ दिख रहे थे। उसे देखते ही मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। आखिरकार पिछले जन्म में इसी लड़की ने मुझे ड्रग्स देकर पूरे 1 दिन और 1 रात तक कैद रखा था और फिर बेड पर ही मेरी जान निकल गई थी। भला इससे कौन नहीं डरेगा? शायद उसने मेरी घूरती हुई नजरों को महसूस कर लिया था। उसने अचानक बिना किसी रिएक्शन के मेरी तरफ देखा। जब मेरी नजरें उसकी उन ठंडी और नफरत भरी आंखों से मिलीं, तो पिछले जन्म में उसके नीचे दबा होने का खौफ मुझ पर हावी होने लगा। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया और घबराहट में मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तुम खाओगी? गुलाबी रंग की एक बड़ी सी कॉटन कैंडी उस छोटी बच्ची के सामने थी। वो ठिठक गई। उसकी सुंदर आंखों में जमी हुई नफरत और ठंडक अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी हैरानी ने ले ली। फिर उस मासूम बच्ची के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने जख्मी और कांपते हाथों से मुझसे वो कॉटन कैंडी ले ली। थैंक यू भैया। उसने बिना देर किए कॉटन कैंडी में एक छोटा सा कट लिया। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगा ताकि उससे दूर जा सकूं। पर तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई छोटे छोटे कदम आ रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा तो वही बड़ी बड़ी रोशन आंखें मुझे घूर रही थीं। जब मैंग्याओ ने देखा कि मैं रुक गया हूं, तो उसने वो कॉटन कैंडी मेरी तरफ बढ़ाई और दबी आवाज में बोली, भैया, आप भी खाओगे? मैंने तो बस थोड़ा सा खाया है, आप इस तरफ से खा लो, ये गंदा नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद और मासूमियत थी। मैं बस टकटकी लगाए उस नन्ही सी बच्ची को देखता रह गया। समझ नहीं आता कि इतनी प्यारी बच्ची बड़ी होकर इतनी पागल और साइको कैसे बन गई। मैं मना करने ही वाला था कि ऊपर सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। मम्मी मुझे ढूंढते हुए नीचे आ रही थीं और उन्होंने मैंग्याओ को मुझे कॉटन कैंडी देते हुए देख लिया। मम्मी की नजर सीधे मैंग्याओ के शरीर के जख्मों पर पड़ी। उनके चेहरे पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत मेरे सिर पर थप्पड़ जड़ दिया। मरना है क्या तुझे? छोटी बच्ची की कॉटन कैंडी छीन रहा है। मैंग्याओ किसी बड़े इंसान को देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी। मैंने देखा तो तुरंत चिल्लाया, अरे
पीछे सीढ़ियां हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। मेंग्याओ का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। मम्मी के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने दौड़कर उसे उठाया। मेंग्याओ, बेटा तू ठीक तो है ना? किस्मत से सीढ़ियां ज्यादा ऊंची नहीं थीं, पर इतने छोटे बच्चे के लिए गिरना बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन मेंग्याओ के मुंह से एक आह तक नहीं निकली। जब मम्मी ने उसे उठाया तो वो बस जमीन पर गिरी हुई गंदी कॉटन कैंडी को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे, पर वो रोई नहीं। मम्मी का दिल पूरी तरह पिघल गया। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। आ जाओ बेटा, आंटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हैं। मेंग्याओ कांप उठी, जैसे बहुत डर गई हो। नहीं, नहीं जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर पापा को बताएंगे और पापा पता चलने पर मुझे बहुत मारेंगे। मम्मी पल भर के लिए चुप हो गई, फिर बहुत प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर में ही डॉक्टर हैं। सच कहूं तो अपनी 25 साल की पिछली जिंदगी में मैंने मम्मी को कभी किसी के साथ इतना मीठा बोलते नहीं देखा था। तभी मैंने देखा कि मम्मी की गोद में बैठी मेंग्याओ उनके कंधे के ऊपर से लगातार मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए मुंह बनाया, अरे मैडम, ऐसे मत घूरो, मुझे सच में डर लगता है तुमसे। घर में घुसते ही मैंने सोफे पर बैठी मेंग्याओ की तरफ उंगली उठाई। मम्मी, कॉटन कैंडी मैंने ही खरीदी थी उसके लिए, मैंने एक बाइट भी नहीं खाई। मेंग्याओ ये सुनते ही तुरंत खड़ी हो गई और कांपती आवाज में माफी मांगने लगी। स्टोरी आंटी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं खाऊंगी। मम्मी ने तुरंत प्यार से कहा, डर मत मेंग्याओ बेटा, आंटी डांट नहीं रही हैं, भैया ने दिया है तो तुम खा सकती हो। यह देखकर मेरा मन भारी हो गया। अरे यार, मैं तो इससे दूरी बनाने वाला था, ये छोटी साइको मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? मम्मी जब मेंग्याओ के जख्मों पर दवा लगा रही थी, तब मुझे अचानक याद आया, पिछले जन्म में मम्मी ने मुझसे पूछा था, बेटा क्या मैं सामने वाली छोटी बच्ची को तुम्हारे साथ खेलने के लिए घर बुला लूं? तब मैंने चिढ़कर कहा था, मुझे उसके साथ नहीं खेलना, स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते हैं, अगर मैं उसके साथ खेलूंगा तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। अपने बचपन की उस नादानी को याद करके और आज मेंग्याओ को बिना चुप साधे दर्द सहते देखकर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैं भी कितना घटिया इंसान था। मैं सोचता था कि मेरी और मेंग्याओ की कोई दुश्मनी नहीं थी, पर सच तो ये था कि मैं भी उस समाज का हिस्सा था जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था। तभी तो जब उसने मुझे किडनैप करके बेड से बांधा था, तब वो रोते हुए कह रही थी, तुम मुझे अपनी बहन क्यों नहीं मानते थे? मुझे तुमसे बहुत जलन होती थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बीवी बन जाती हूँ, फिर तो हम एक ही परिवार बन जाएंगे ना। ये सोचते ही मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं अपने सारे छुपाए हुए बिस्किट और टॉफियां निकाल लाया और रैपर खोलकर मेंग्याओ की तरफ बढ़ा दिए। लो, थोड़ा खा लो, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अभी खाना बन जाएगा। मेंग्याओ की हिम्मत नहीं हुई हाथ बढ़ाने की। उसने सहमी हुई नजर से मम्मी की तरफ देखा। मम्मी ने मुझे घूरा, फिर मेरे हाथ से स्नेक्स लेकर मेंग्याओ की नन्ही हथेलियों पर रख दिए। खा लो बेटा, कोई बात नहीं। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, चेन बेटा, जरा अंदर कमरे में आ। मैं उदास मन से मम्मी के पीछे कमरे में गया। लगता है आज फिर पिटाई होने वाली है, भगवान करे हिप्स पर ना पड़े। लेकिन मम्मी ने बस मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, चेन, क्या तुम्हें ये छोटी बहन पसंद है? मैं ठिठक गया। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में मैंने तुरंत मना कर दिया था। अगर इस बार मैं मना ना करूं तो शायद ये बड़ी होकर साइको नहीं बनेगी, और अगर ये साइको नहीं बनी तो मेरी जान बच जाएगी। वैसे भी अब मैं 25 साल का समझदार इंसान था। एक मासूम बच्ची को रोज पिटते देखना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मम्मी ने राहत की सांस ली। उन्होंने खुश होकर मुझे 10 रुपए दिए और फिर मेंग्याओ को उसके घर से कपड़े लाने के लिए ले जाने लगी। लेकिन मेंग्याओ को लगा कि उसे घर से निकाला जा रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मम्मी को लगा कि वो मुझसे घुल मिल गई है, इसलिए उन्होंने मुझे भी साथ खींच लिया। डर मत मेंग्याओ, भैया और आंटी तेरे साथ चल रहे हैं कपड़े लाने। तेरे पापा अभी बाहर गए हैं, आज तू हमारे घर ही खाना खाना और यहीं सोना। मेंग्याओ की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी टी शर्ट का कोना पकड़ा और दबी आवाज में बोली, भैया मेरे हाथ गंदे नहीं हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और एक सांस छोड़कर बोला, चलो। जैसे ही सामने वाले घर का दरवाजा खुला, अंदर से शराब और बदबू का भभका आया। हॉल का सोफा टूटा हुआ था, शीशे बिखरे थे, टीवी की स्क्रीन फूटी थी और फर्श पर खून के धब्बे थे। मेंग्याओ की छोटी सी पकड़ मेरी टी शर्ट पर और मजबूत हो गई। मुझे लगा वो डर रही है। मैं उसे चुप कराने के लिए मुड़ा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ठंडी और नफरत भरी मुस्कान थी। वो खून के धब्बों को ऐसे देख रही थी जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। वो लुक एक 8 साल की बच्ची का लग ही नहीं रहा था। मेरा खून जम गया। अबे यार, क्या ये अभी से साइको बन चुकी है? अगर ऐसा है तो क्या मैं अपने माँ बाप को खतरे में डाल रहा हूं? मम्मी उसे बालकनी में ले गई। उसके पास पहनने लायक कोई कपड़े नहीं थे। सारे कपड़े 5 साल की उम्र के थे, जब उसकी माँ छोड़कर भागी थी।
वो बेचारी गर्मी में भी फुल स्लीव्स इसीलिए पहनती थी क्योंकि हाफ स्लीव्स उसके छोटे हो चुके थे। मम्मी का दिल बैठ गया। डॉक्टर पापा जब ड्यूटी से घर लौटे तो उन्होंने मेंग्याओ के जख्मों की पट्टी की। पूरी पीठ बेल्ट के निशानों से छिल चुकी थी। मेंग्याओ उल्टा मम्मी को दिलासा दे रही थी। आंटी, मुझे पता है कि जब पापा मारते हैं तो गोल बनकर बैठ जाना चाहिए ताकि सिर और हड्डियों पर चोट ना लगे। ये सुनकर 8 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर किसी का कलेजा कांप गया। रात के खाने पर मम्मी ने मुर्गी की टांग चिकन लेग मेंग्याओ की प्लेट में रख दी, पर मेंग्याओ ने उठाकर वो पीस मेरी प्लेट में डाल दिया। भैया आप खाओ। रात को असली तमाशा शुरू हुआ जब मम्मी ने कहा, आज रात मेंग्याओ तुम्हारे कमरे में सोएगी। मैंने तुरंत विरोध किया। मम्मी, लड़का लड़की 7 साल की उम्र के बाद एक साथ नहीं सोते। हम दोनों 8 साल के हैं, ये सही नहीं है। बस एक रात की बात है। कल तेरे पापा अपस्टेयर्स दूसरा बेड ले आएंगे। मैंने घूर कर देखा तो मैं पापा के साथ सो जाता हूं, आप दोनों साथ सो जाओ। पर फिर मुझे डर लगा, अगर रात को इस साइको ने मम्मी पर हमला कर दिया तो? भले ही अभी ये छोटी है पर रिस्क नहीं ले सकता। मैंने तुरंत बात बदली। छोड़ो, मैं ही सो जाता हूं इसके साथ। मैंने मेंग्याओ की तरफ देखा। आजा। मेंग्याओ चुपचाप कमरे में आई। भैया, मैं सोते समय बिल्कुल नहीं हिलूंगी। हम दोनों बेड के 2 कोनों पर लेट गए। बीच में इतना फासला था कि एक और बंदा सो जाए। मैंने तय किया कि आज रात सोऊंगा ही नहीं, वरना ये मुझे नींद में ही निपटा देगी। तभी मेंग्याओ ने धीरे से करवट बदली। मैं झटके से नीचे फर्श पर गिर पड़ा। मेंग्याओ घबरा गई। भैया आप ठीक तो हो? मैंने शक की नजर से देखा। क्या कर रही थी तुम? मेरी पीठ पे बहुत खुजली और दर्द हो रहा था। मैं बस करवट ले रही थी, अब नहीं हिलूंगी। भैया, मैं जमीन पर सो जाती हूं। मैं घर पर भी बालकनी के फर्श पर ही सोती थी। मैंने उस छोटी बच्ची को देखा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, पर फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी पीठ पर ताज़ा और पुराने जख्मों के छिले हुए निशान थे जो गर्मी से पक रहे थे। मैंने एक ठंडी सांस ली। तू बेड पर सो, मैं जमीन पर सो जाता हूं, वरना मम्मी सुबह मेरी खाल उधेड़ देंगी। मेंग्याओ ने सिर हिलाया। नहीं भैया, आंटी को लगेगा कि मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। उसकी समझदारी देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं वापस बेड पर चढ़ा और पास की जगह थपथपाई। आजा, साथ में सो जा और बहस मत कर, मुझे नींद आ रही है। वो सहमी हुई आई और कोने में दुबक कर लेट गई। मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली। मुझे लगा था कि मुझे नींद नहीं आएगी, पर 10 मिनट के अंदर ही मैं खर्राटे भरने लगा। लेकिन मेंग्याओ की आंखें खुली थीं। जब उसने मेरी गहरी सांसों की आवाज सुनी तो वो धीरे से मेरी तरफ खिसकी। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। उसे मेरा आज का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। पहले तो मैं उसे देखकर भाग जाता था, पर आज मैंने उसे कॉटन कैंडी दी, घर लाया और अपने बेड पर सोने दिया। उसने इस कमरे को देखा। उसे ये जगह बहुत पसंद आई। जब उसके घर में मार पिटाई होती थी तब वो दरवाजे के पास बैठकर मेरे घर से आने वाली हंसी और मम्मी की डांट की आवाजें सुना करती थी। वो हमेशा सोचती थी, काश मैं भी इस परिवार का हिस्सा होती। मेंग्याओ ने धीरे से अपना जख्मी हाथ आगे बढ़ाया। वो मेरे गाल को छूना चाहती थी, पर उसे लगा कि उसके हाथ गंदे हैं, इसलिए उसने कपड़ों के ऊपर से ही मेरे पेट को धीरे से सहलाया। तभी मैंने नींद में करवट बदली और मेरा पूरा भारी भरकम हाथ पैर मेंग्याओ के ऊपर आ गिरा। मैं बचपन में काफी गोल मटोल बच्चा था। मेंग्याओ का दम घुटने लगा और उसकी पीठ के जख्मों पर दबाव पड़ा, पर वो हिली तक नहीं ताकि मेरी नींद ना खराब हो जाए। तभी मैंने नींद में ही उसे किसी तकिए की तरह कसकर गले से लगा लिया। मेंग्याओ ठिठक गई। आखिरी बार उसे किसी ने ऐसे तब गले लगाया था जब उसकी मां जिंदा थी। उसने अपना छोटा सा सिर मेरी छाती से सटा लिया और मन ही मन फुसफुसाई, गुड नाइट भैया। अगली सुबह मेरी आंखें मम्मी के थप्पड़ से खुली। कमीने चेन, बच्ची को दबाकर मार डालेगा क्या? मैंने आंखें खोली तो देखा मम्मी मेंग्याओ को पुचकार रही थी। मेंग्याओ ने तुरंत मेरा बचाव किया। नहीं आंटी, भैया बस मुझे ठंड से बचा रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, अबे गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तापमान है, कौन सी ठंड? पापा ने दरवाजे से कहा, देखना बच्ची के जख्म तो नहीं छिल गए। मम्मी ने मेंग्याओ की टी शर्ट उठाकर देखी। मैंने भी चिंता में जाकर देखा। शुक्र था कि जख्म ठीक थे। मैंने थोड़ा डांटते हुए कहा, तुम मुझे जगा नहीं सकती थी क्या? मेंग्याओ ने मीठी मुस्कान दी, पर भैया जब आपने मुझे गले लगाया तो मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया। थैंक यू भैया। अबे यार, ये छोटी साइको बचपन में सच में बहुत क्यूट थी। मुझ जैसे सख्त लौंडे का दिल पिघल रहा है तो फिर ये बड़ी होकर इतनी सनकी कैसे बन गई? दोपहर को मम्मी पापा उसे नए कपड़े दिलाने बाजार ले गए। जब वे लौटे तो मेंग्याओ नए कपड़ों में किसी परी जैसी लग रही थी। उसने चुपके से मेरी तरफ एक टॉफी बढ़ाई। भैया, ये मैंने आपके लिए बचा कर रखी थी, आंटी को नहीं पता। उसकी मासूम आंखों में उम्मीद थी। मैंने मम्मी पापा की तरफ देखा जो कमरे में व्यस्त थे, फिर टॉफी का रैपर फाड़कर सीधे मेंग्याओ के मुंह में ठूंस दिया। बच्चे खाते हैं ये सब। मम्मी ने मुड़कर देखा। चेन, फिर टॉफी खा रहा है?
मेंग्याओ ने तुरंत मुंह में टॉफी दबाकर झूठ बोला। ना, नहीं आंटी, टॉफी मैंने खाई है, भैया ने नहीं। मम्मी हैरान रह गई। अरे वाह, मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब टॉफियां नहीं खाता। मेंग्याओ ने मेरी तरफ देखकर धीरे से सिर हिलाया। भैया बहुत अच्छे हैं। मैंने गहरी सांस ली। भगवान बचाए इस लड़की से। मैं उस जरूरत से ज्यादा क्यूट और छोटी साइको बच्ची को देखता रहा। अगले कुछ दिनों में हम दोनों एक ही कमरे में अप डाउन बेड बंक बेड पर रूममेट्स की तरह रहने लगे। मेरी मम्मी ने मुझे घर में बंद करके गर्मी की छुट्टियों का सारा पेंडिंग होमवर्क पूरा करने पर लगा दिया था। इन दिनों घर पर मेंग्याओ का यह हाल था कि मैं जो कहता वो बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप वही करती थी। अगर मम्मी कभी मेरा होमवर्क चेक करने आती तो मुझे कोई बहाना भी नहीं सोचना पड़ता था। मेंग्याओ तुरंत मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती और अपनी गलती मान लेती। आंटी, ये मेरी गलती है, मैंने ही इन्हें परेशान किया। उसकी ये मासूमियत देखकर मम्मी का दिल पिघल जाता और वे मुझे डांटने के बजाय उसी पर तरस खाने लगती। भले ही वो अभी बहुत छोटी थी, पर मुझे कभी कभी लगता कि उसमें चालाकी और ड्रामा-कनिंग नेचर करने का थोड़ा हुनर तो बचपन से ही था। खैर, मुझे पूरा यकीन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आगे और ध्यान रखूंगा। लेकिन इन दिनों साथ रहते रहते अब मुझे मेंग्याओ को देखकर वो पुरानी घबराहट और खौफ महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सीधी, प्यारी और सच में बहुत क्यूट बनकर रहती थी। देखते ही देखते स्कूल खुलने का दिन आ गया। उस दिन पापा हम दोनों को स्कूल छोड़ने गए। उन्होंने मुझसे बार बार कहा, चेन, मेंग्याओ के जख्म अभी अभी ठीक हुए हैं, स्कूल में इसका ध्यान रखना। तभी मेंग्याओ ने बहुत गंभीरता से कहा, अंकल, मैं भैया की रक्षा करूंगी। सच कहूं तो मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह बस मीठी बातें कर रही हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जो कह रही हैं पूरी शिद्दत से कह रही हैं। जब बच्चों के साथ झगड़े की बात आई तो उसने सच में जमीन से आधा ईंट का टुकड़ा उठाकर सीधे लड़के के सिर पर दे मारा। यह बात क्लास 3A के नए सत्र की शुरुआत से शुरू होती है। हमारा स्कूल ऐसा था जहां पहली क्लास से बने सेक्शंस ही आगे प्रमोट होते थे। मैंने नोटिस किया कि स्कूल में घुसते ही जो मेंग्याओ अब तक मुझसे सटकर चल रही थी, उसकी चाल धीमी हो गई। वो जानबूझकर मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने भी अपने कदम धीमे किए, पर वो आगे नहीं आई। मुझे समझ आ गया, वो लोगों के ताने से मुझे बचाने के लिए मुझसे दूरी बना रही थी। हम दोनों आगे पीछे क्लास में घुसे। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, बगल से एक चिढ़ भरी आवाज आई, जी, तुम यहां नहीं बैठ सकती, छोटे भिखारियों को तो कचरे के ढेर पर बैठना चाहिए। इतना कहते ही सामने खड़ी लड़की ने मेंग्याओ का नया बैग उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मेंग्याओ मेरे बगल में चुपचाप खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरे का एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा था। मेरी भवें तन गईं। आज मेंग्याओ बहुत सुंदर लग रही थी। मम्मी ने उसे नई फ्रॉक दिलाई थी, बाल सलीके से संवारे थे और उसका नन्हा चेहरा किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया पोर्सलिन डॉल जैसा लग रहा था। पर फिर भी लोग उसे वही भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे। ये देखकर मेरा खून खोल उठा। मेंग्याओ ने बच्चों की हंसी सुनी और जमीन पर पड़े अपने गुलाबी रंग के पोकेमोन वाले नए बैग को देखा। जब उसने पहली बार सुपरमार्केट में यह बैग देखा था तो उसे यह बहुत पसंद आया था, पर जब उसने इसकी कीमत देखी, 56 रुपए, यह बहुत महंगा था, इसलिए उसने बस 2 बार देखा और आगे बढ़ गई। पर कल रात खाना खाने के बाद मैं और मम्मी बाहर गए थे और यही बैग खरीद कर लाए थे। वो इस बैग को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखती थी और आज किसी ने इसे जमीन पर फेंक दिया था। सब कह रहे थे कि वो गंदी है। मेंग्याओ की आंखें लाल हो गईं और उसकी नजरों में एक भयानक नफरत तैरने लगी। तभी मेरे गोरे मोटे हाथ ने जमीन से बैग उठाया और उस पर लगी धूल झाड़ी। छाओ जुआन जुआन, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। ये बैग बिल्कुल नया है, तुमने इसे जमीन पर कैसे फेंका? और ये खाली सीट है, यहां कोई भी बैठ सकता है। जुआन जुआन को उम्मीद नहीं थी कि कोई मेंग्याओ का पक्ष लेगा। उसने आंखें फाड़कर कहा, नया बैग? इसके पास इतने पैसे कहां से आए? जरूर कहीं से चुराया होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि 7-8 साल के बच्चों के दिल में भी इतना जहर भरा हो सकता है कि वे किसी को सीधे चोर कह दें। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने चिल्लाकर कहा। ये बैग, ये फ्रॉक और ये जूते सब मेरे मम्मी पापा ने खरीद कर दिए हैं। कोई दिक्कत है तुम्हें? मैंने मेंग्याओ के आगे खड़े होकर उसका बैग उसकी सीट पर रखा और प्यार से कहा, मेंग्याओ, तुम यहां बैठो, यहां कोई नहीं बैठा है। उस मासूम बच्ची ने सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मेरा दिल भर आया। न जाने इस बेचारी ने बचपन में कितने ताने सहे होंगे कि बड़ी होकर ऐसी साइको बन गई। आज जैसा ड्रामा इसने अपनी जिंदगी में कितनी बार झेला होगा। क्या हो रहा है यहां? क्लास शुरू होने वाली है, अपनी अपनी सीटों पर बैठो। तभी हमारी क्लास टीचर मिस लेई की सख्त आवाज गूंजी। बच्चे टीचर से डरते थे, इसलिए सब तुरंत अपनी सीटों पर भाग गए। मेंग्याओ ने मेरी तरफ देखा। मैं किसी रक्षक नाइट की तरह उसके बगल में खड़ा था। बचपन में भी उसके साथ ऐसा होता था। तब उसकी मां के जाने के बाद वो कल्पना करती थी कि कोई राजकुमार आएगा और उसे बचाएगा, पर उस कल्पना में किसी का चेहरा नहीं होता था।
लेकिन आज के बाद उस रक्षक के चेहरे पर मेरा चेहरा छप चुका था। मैंने उसकी नज़र महसूस की और नीचे देखकर कहा, बेफिक्र होकर बैठो। इतना कहकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेंग्याओ ने चुपके से एक मीठी मुस्कान दबाई। स्कूल में पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था। पहला दिन था, इसलिए ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई। मैं पूरे दिन ऊँघता रहा। सुबह के उस छोटे से झगड़े के अलावा पूरा दिन शांति से बीता। वैसे पूरी तरह शांति भी नहीं थी। क्लास के कुछ बच्चों ने मेरे मेंग्याओ का साथ देने की वजह से मुझसे बात करना बंद कर दिया था। पर कुछ बच्चे मेंग्याओ से दोस्ती भी करना चाहते थे। लेकिन मेंग्याओ ने अपना चेहरा सख्त बनाए रखा और किसी को भाव नहीं दिया। पर मेरे सामने वो एकदम मोम की तरह पिघल जाती थी, एकदम सीधी, नरम और बात मानने वाली। सच कहूं तो एक लड़के के तौर पर इस फीलिंग में बड़ा मजा आ रहा था। पर फिर भी मैंने उससे कहा, मेंग्याओ, तुम्हें स्कूल में दोस्त बनाने चाहिए। देखो, वे सब तुमसे बात करना चाहते हैं, पर उनमें से कुछ लोगों ने पहले मुझे सताया है। मेंग्याओ ने अपना बैग कसकर पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, पीछे से कुछ सिरफिरे लड़कों ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। अरे! मेरे मुंह से गाली निकली और मैं सीधे गली के मोड़ पर जा गिरा। मेरी घुटनों और हथेलियों की चमड़ी छिल गई थी और दर्द हो रहा था। धक्का देने वाला लड़का डींगे मारते हुए बोला, बड़ा आया मेंग्याओ का हीरो बनने वाला। तुम दोनों के दोनों भिखारी हो, साले बदतमीज बच्चे। मैंने गुस्से में दांत भींचे और लड़ने के लिए उठने ही वाला था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेंग्याओ! उसने न जाने कहां से जमीन पर पड़ी हुई आधी ईंट उठा ली थी और उसकी नुकीली साइड से उस लड़के की टांग पर पूरी ताकत से वार कर दिया। अरे नहीं! मैं तुरंत जमीन से उठा और दौड़कर मेंग्याओ को पीछे से जकड़ लिया, लेकिन ईंट उस लड़के की टांग पर लग चुकी थी। वो लड़का दर्द के मारे चीख चीख कर रोने लगा। बाकी के दो लड़के ये खौफनाक नजारा देखकर अपनी जगह पर जम गए। मेंग्याओ बहुत दुबली थी, इसलिए वो मेरी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। गुस्से में अंधी होकर उसने हाथ में बची हुई ईंट दूसरे लड़के के पैर की तरफ फेंक कर मारी। आह! दूसरा लड़का भी पैर पकड़कर रोने लगा। मैंने मेंग्याओ को कसकर दबाए रखा, जो अभी भी छूटने के लिए छटपटा रही थी। मैंने बेहद गंभीर आवाज में कहा, रुआन मेंग्याओ, क्या तुम्हें स्कूल से बाहर निकलना है? ये सुनते ही वो एकदम शांत हो गई। फिर मैंने उन तीनों रोते हुए लड़कों पर दहाड़ लगाई। अगर अब एक भी आवाज निकाली ना, तो सीधे टीचर के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि तुमने मुझे धक्का दिया। मेरी भारी आवाज सुनकर तीनों लड़के डर गए और तुरंत रोना बंद कर दिया। उन तीनों को भगाने के बाद मैंने अपनी गोद में मौजूद मेंग्याओ को सख्ती से कहा, मैं छोड़ रहा हूं, चुपचाप खड़ी रहना, वरना मैं मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो शांत हो गई, पर उसकी आंखों में उन लड़कों के लिए नफरत की आग जल रही थी। इन्होंने मेरे भैया को धक्का दिया, मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी, आज नहीं तो कल। तीनों लड़के अपनी लाल आंखें पोंछते हुए भाग गए। मैं मेंग्याओ के सामने खड़ा हुआ और ठंडे लहजे में पूछा, अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम क्या करने वाली थी? उन्होंने तुम्हें परेशान किया, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और उसे समझाने ही वाला था कि मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत उसका हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली में ईंट पकड़ने की वजह से गहरा कट लग गया था और खून बह रहा था। तुम्हें चोट लगी है, तुम बोल नहीं सकती थी। मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई। वो डर के मारे कांप उठी और जल्दी से बोली, सॉरी भैया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर की तरफ चलने लगा। मेरी आवाज सख्त थी, आगे से कभी किसी पर ईंट मत चलाना। अगर उन्हें कुछ गंभीर हो जाता तो क्या करती? स्कूल से निकाल देते, तुम्हारे शराबी बाप को बुलाते, फिर क्या होता? मेंग्याओ चुप रही। वो बस मेरे पकड़े हुए हाथ को घूरती रही। सच तो यह था कि उसे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि मेरा इस तरह उसका हाथ पकड़कर चलना उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग दे रहा था। जब मैंने देखा कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने मुड़कर देखा। सुना तुमने? मेंग्याओ ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। जी भैया, सुन लिया। अगली बार ईंट की जगह कुछ और इस्तेमाल करूंगी। घर पहुंचकर घर पे मम्मी पापा नहीं थे। मुझे खुद ही उसके जख्मों पे पट्टी करनी पड़ी। मैंने उस नन्ही बच्ची को देखा और बहुत प्यार से समझाया, आगे से इतना गुस्सा मत किया करो। सबसे पहले खुद की हिफाजत करना सीखो। आज तो वे छोटे बच्चे थे जिन्होंने पलटकर हमला नहीं किया, वरना तुम किससे जीत पाती? मेंग्याओ ने अपनी आंखें उठाईं और बहुत गंभीरता से मेरी आंखों में देखा। वे मुझे मारें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, पर वे तुम्हें हाथ भी लगाएं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उसने अपने जख्मी हाथ से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं हैरान रह गया। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी और अपनापन भर आया। मेरी नन्ही बहन, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस सेमेस्टर में मेंग्याओ का पूरा लुक बदल चुका था। भले ही वो दूसरों से थोड़ी अलग थलग रहती थी, पर फिर भी क्लास की कुछ लड़कियां और लड़के उसके पास आने लगे थे। इस समय मैं अपनी बेंच पर सिर रखे पुराने जन्म की बातें याद कर रहा था। मेरी पुरानी यादों में मेंग्याओ हमेशा चुपचाप, गंदी और डरावनी सी रहती थी, पर उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी। कायदे से तो टीचर्स अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को पसंद करते हैं,
तो फिर उसे इतना अलग थलग क्यों रखा गया था? मुझे याद आया, जब हम पहली क्लास में थे तो उसके पिता रुआन दत्यान ने शराब के नशे में स्कूल आकर बहुत बड़ा तमाशा किया था। उसके बाद से ही टीचर्स और बच्चे उस गुंडे शराबी बाप के डर से मेंग्याओ से दूर रहने लगे थे। फिर छठी क्लास की छुट्टियों में उसे खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। ये वही वक्त था जब मेरी मम्मी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया था। सुना था कि उस दिन उसके बाप ने उसे लगभग मार ही डाला था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो कहाँ गई, मुझे कुछ याद नहीं था। और फिर सालों बाद मैं उससे उस अरेंज मैरिज ब्लाइंड डेट वाली मुलाकात में मिला था। मुझे आज भी याद है, उस दिन जब मेंग्याओ रेस्टोरेंट में आई थी तो मेरी नज़रें उस पर ही टिक गई थीं। खूबसूरत, रॉयल और थोड़ी ठंडी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में एक मासूम चमक आ गई थी। मुझ जैसा सीधा साधा लड़का तो पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा था। और जब उसने बहुत मीठी आवाज़ में मेरा नाम पुकारा तो मैं पूरी तरह पिघल गया। वो बातचीत करने में बहुत माहिर थी। उसने बचपन की बातें छेड़कर बहुत जल्दी मेरे साथ एक कंफर्ट जोन बना लिया और मेरा सारा शक खत्म कर दिया। फिर उसने अचानक पीला चेहरा बनाकर कहा कि उसके पीरियड समय से पहले आ गए हैं और उसका घर पास में ही है। क्या मैं उसे घर छोड़ सकता हूं? मैंने बस एक पल के लिए सोचा था। आखिर उस वक्त मुझे क्या पता था कि ये उसका बिछाया हुआ जाल था। जब मैंने उसके घर पे नशीला पानी पिया तो बेहोश होने से ठीक 1 सेकंड पहले मुझे मम्मी का मैसेज आया था, चेन, जिस लड़की से तेरी डेट थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो आज नहीं आ पाएगी। अच्छी खबर यह थी कि मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बुरी खबर यह थी कि बहुत देर हो चुकी थी और अगली सुबह जब मुझे होश आया, या यूं कहें कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी थी, तब मुझे समझ आया कि मेंग्याओ को भी किसी दवा बेचने वाले ने बेवकूफ बनाया था। उसने जो दवा मुझे दी थी वो इतनी तेज थी कि मेरी जान ही निकल गई। फिर वो चुपचाप बेड के पास बैठी, उसने मेरे ठंडे गालों को छुआ और एक डरावनी मुस्कान के साथ चाकू उठाकर बिना झिझके अपनी गर्दन पर चला दिया। अरे बाप रे! आज भी जब मैं सोचता हूं कि पिछले जन्म में मेरी लाश उसके साथ बिना कपड़ों के चिपकी हुई पुलिस को मिली होगी और हम न्यूज हेडलाइंस बने होंगे, तो मेरा पसीना छूट जाता है। कम से कम मुझे कपड़े तो पहना देती चुड़ैल। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरी बेंच पे बहुत धीरे से कोई चीज रखी है। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, क्या है? मेंग्याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा और बहुत संभाल कर एक रेड बीन शेक रेड बीन पेस्ट ड्रिंक मेरी टेबल पर रख दिया। ये मैं आपके लिए लाई हूं। मैंने गौर किया कि उसकी गर्दन और माथे पर पसीना चमक रहा था और उसका चेहरा लाल था। ये रेड बीन शेक स्कूल की कैंटीन में गर्मी की दोपहर में सीमित मात्रा में मिलता था। इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और ये 3 रुपए का आता था। जहां तक मुझे याद था, मम्मी हम दोनों को हफ्ते के सिर्फ 5 रुपए पॉकेट मनी देती थी। आज गुरुवार था, मेरे पैसे तो कब के खत्म हो चुके थे, पर मेंग्याओ ने अपने पैसे बचाकर मेरे लिए ये खरीदा था। मेंग्याओ ने वो शेक मेरी तरफ थोड़ा और खिसकाया और सहमी हुई आवाज में बोली, सॉरी भैया, मुझे आपको सोने से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। अरे यार, मैं भी कितना नीच इंसान हूं। मैंने मन ही मन खुद को कोसा। मैंने स्ट्रॉ निकाली, उसमें छेद किया और शेक उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, तुम पियो। मेंग्याओ ठिठक गई, पर यह तो आपके लिए लाया है। वो खुद अपने लिए कभी इतने पैसे खर्च नहीं करती थी। जल्दी पियो वरना सब देख लेंगे, मैंने थोड़ा सख्त बनकर कहा। मेंग्याओ ने मेरे हाथ में पकड़े स्ट्रॉ को देखा। भले ही मैं ऊपर से डांट रहा था, पर वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं दिल का कितना साफ हूं। वो बचपन से अपने बाप की गालियां और मार सहकर बड़ी हुई थी। उसे इंसानों की परख बहुत अच्छी थी। कौन उससे सच्चा प्यार करता है और कौन दिखावा? मेंग्याओ ने अपनी पलकें झपकाईं और स्ट्रॉ से एक छोटी सी घूंट ली। फिर वो बहुत मीठी मुस्कान के साथ बोली, बहुत टेस्टी है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत और शर्म थी। उसे इतना क्यूट मुस्कुराते देखकर मेरी चिंता और बढ़ गई। अब आगे क्या होगा? तुम भी पियोगे? लो। उसने वो कप मेरी तरफ बढ़ाया, पर तभी उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई, जैसे वो डर गई हो। सॉरी भैया, क्या आपको मेरे पीने से घिन आ रही है? क्या मैं गंदी हूं? मैंने बिना कुछ बोले उसके हाथ से शेक लिया और सीधे अपने मुंह से लगाकर एक बड़ी घूंट भरी। फिर चिढ़ते हुए कहा, बकवास बंद करो और चुपचाप बैठो। जब मेंग्याओ ने देखा कि मुझे उसके झूठे शेक से कोई घिन नहीं आई, तो उसका दिल खुशी से नाच उठा। ये खुशी उस खुशी से भी 1000 गुना ज्यादा थी जब उसने अपने बाप रुआन दत्यान को चाकू मारा था। चेन भैया कितने अच्छे हैं। काश मैं पूरी जिंदगी इनके साथ रह सकूं। मैं इनकी बहुत बहुत सेवा करूंगी। कोई भी मेरे भैया को मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। स्कूल शुरू हुए 2 महीने बीत चुके थे। मुझे अचानक कुछ अजीब लगा। शाम को घर लौटते समय बस में बैठे बैठे मैंने मेंग्याओ से पूछा, मेंग्याओ, तुम्हारे पापा इतने दिनों से घर नहीं आए? लगभग 2 महीने हो गए हैं। मैंने रुआन दत्यान को एक बार भी नहीं देखा। कल रात मेरे मम्मी पापा भी आपस में फुसफुसा रहे थे कि यह बात बहुत अजीब है।
मेरे घर पे 2 महीने अच्छे से खाना खाने और रहने की वजह से मेंग्याओ अब काफ़ी गोरी और थोड़ी सेहतमंद हो गई थी। वो 1 महीने पहले की तुलना में बहुत सुंदर और खिली खिली दिख रही थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो राक्षस वापस आए और उसे फिर से प्रताड़ित करे। मैंने सोचा था कि अगर रुआन दतियान वापस आता है तो मैं मेंग्याओ को अपने घर में छुपा दूंगा। मैं तो बच्चा हूं, पकड़े जाने पर ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी और वैसे भी उस शराबी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता, मेंग्याओ ने नीची नजर करके फुसफुसाया। वो पहले भी 3-3 महीने के लिए गायब हो जाता था। बोलते बोलते उसके हाथ अपने बैग की स्ट्रैप को जोर जोर से रगड़ने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे उससे उस राक्षस के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। मेंग्याओ के लिए उसका बाप एक